अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स की है। ये कहानी है एक ऐसे मुल्क की जो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 1.4 बिलियन लोग जहाँ रहते हैं और जो न्यूक्लियर पावर भी है, और फिर भी उसके नेबर्स उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। ये कहानी है हिंदुस्तान की, जिसका फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर परफॉर्मेंस आज क्वेश्चंस के घेरे में है। 2008 में जब मुंबई पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, तब के यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा था, इंडिया हैज़ द राइट टू सेल्फ डिफेंस। लेकिन 2025 में जब इंडिया पर दोबारा टेररिज्म हुआ, तो ग्लोबल सपोर्ट कहाँ गई? साइलेंस। तो सवाल ये है, सिर्फ गवर्नमेंट्स बदलने से क्या फॉरेन पॉलिसी इंप्रूव होती है, या कहीं ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स का सिलसिला है? नेबरहुड से शुरुआत करते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपके अपने ही मोहल्ले के लोग आपसे कटने लगें, तो मसला उनका है या आपका? एग्जैक्टली यही हाल इंडिया का है। साउथ एशिया में जिसका रोल वंस डोमिनेंट था, वो आज चैलेंज हो रहा है। टेक बांग्लादेश फॉर इंस्टेंस। ये वही मुल्क है जो 1971 में इंडिया की मदद से बना था। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया था। आज वही बांग्लादेश इंडिया को बाईपास करके चाइना से $2.1 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर डील करता है। पीएम शेख हसीना वाजिद ने ओपनली कहा था, इंडिया के 7 लैंड लॉक स्टेट्स हैं, सिर्फ ओशन के लिए हम पे डिपेंडेंट है। बेसिकली बांग्लादेश इज नाउ प्लेइंग बोथ साइड्स एंड टिल्टिंग मोर टुवर्ड्स चाइना। नेपाल की तरफ देखें, 70 साल का ट्रेडिशन था कि नया प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले इंडिया का दौरा करता था, लेकिन केपी शर्मा ओली ने ये तोड़ दिया और सीधा बीजिंग चला गया। क्यों? क्योंकि चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए नेपाल को इकोनॉमिक लाइफलाइन दी। श्रीलंका की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 2017 में चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर ले लिया, सिर्फ $1.1 बिलियन में। आज चाइनीज नेवी वहां डॉक करती है, जबकि इंडिया सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न एक्सप्रेस करता रहता है। तो क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है? बिल्कुल नहीं। एक क्लियर पैटर्न है, और वो पैटर्न है ऑप्टिक्स से ज़्यादा रिजल्ट्स पे कम। पीएम मोदी ने पिछले कुछ सालों में 89 फॉरेन ट्रिप्स किए। अमेरिका 10 दफ़ा गए, चाइना 5 दफ़ा, और पाकिस्तान के नवाज शरीफ को सरप्राइज बर्थडे विजिट दिया। बट व्हाट्स द रिजल्ट? पाकिस्तान के साथ रिलेशंस आर देयर वर्स्ट, चाइना के साथ गलवान वैली जैसे मिलिट्री क्लैश हो चुका है, और अमेरिका में इंडियन स्टूडेंट्स को हैंडकफ्स में डिपोर्ट किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प जैसे मेगा इवेंट सिर्फ फोटो ऑप्स बनकर रह गए हैं। ट्रम्प को क्लोज फ्रेंड कहने के बावजूद यूएस ने बैलेंस्ड पॉलिसी रखते हुए इंडिया और पाकिस्तान दोनों को स्ट्रेटेजिक अलाई बनाए रखा है। और फिर आता है एक और सेंसिटिव एरिया, सोशल मीडिया डिप्लोमेसी, या कह लें डिजास्टर। बीजेपी लिंक ट्रोल्स, कुछ इररिस्पॉन्सिबल लीडर्स के कमेंट्स ने इंडिया की इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर नुकसान पहुंचाया। नुपुर शर्मा के रिमार्क्स पे गल्फ कंट्रीज ने इंडिया के एम्बेसडर्स को समन किया। गौरव आर्या के इंफ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स ने ईरान के साथ डिप्लोमेटिक टेंशन क्रिएट किया। हर बार गवर्नमेंट को डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है। और अब बात करते हैं नंबर्स की, जहां से असली पिक्चर सामने आती है। इंडिया का डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। सोचिए, अगर ये पैसा हेल्थ केयर, एजुकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगता, तो आम हिंदुस्तानी की ज़िंदगी कैसे बेहतर होती। एक रीसेंट एग्जांपल देखते हैं। पाकिस्तान को आईएमएफ से $1 बिलियन का इमरजेंसी बेल आउट मिला, जबकि इंडिया ने ऑपोजिशन किया था। बट इंडिया की ऑब्जेक्शन की किसी ने परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि इंडिया का डिप्लोमेटिक लेवरेज कमज़ोर हो चुका है। गल्फ कंट्रीज, जो कि इंडिया के एनर्जी पार्टनर्स थे, अब ट्रोल्स और इस्लामोफोबिक स्टेटमेंट्स की वजह से अनकंफर्टेबल हो चुके हैं। चाइना क्वाइटली उन्हीं कंट्रीज के साथ डीपर इकोनॉमिक टाइज बिल्ड कर रहा है। और FIIS यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि जब डिप्लोमेसी अनस्टेबल हो तो इकोनॉमी भी रिस्की नज़र आती है। तो फिर रास्ता क्या है? क्या सोल्यूशन है? कोई क्विक फिक्स नहीं है, लेकिन डायरेक्शन ज़रूर चेंज हो सकती है। शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स की बात करें, प्रोफेशनल डिप्लोमेसी को रिस्टोर करना होगा।
फॉरेन मिनिस्ट्री को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से आज़ाद होना होगा। अपॉइंट एक्सपीरियंस्ड करियर डिप्लोमेट्स इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल लॉयलिस्ट। सेकेंड इज सोशल मीडिया गाइडलाइंस। जो इंटरनेशनल इमेज डैमेज करे उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन। ट्रोल कल्चर ख़त्म करो, क्योंकि हर ट्वीट एक डिप्लोमेटिक सिग्नल बन चुका है। मिड टर्म विजन की बात करें, जो अगले 5 सालों का विजन होगा। रीजनल इंटीग्रेशन, सार्क जैसे प्लेटफॉर्म्स को वापस से फंक्शनल बनाओ। शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ट्रेड कॉरिडोर्स, कल्चरल एक्सचेंज, ये सब पॉलिटिकल टेंशंस को डाइल्यूट करते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के साथ रियल इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स बिल्ड करो। मिड टर्म विजन में सेकंड है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विद स्मार्ट अलायंसेस। ना कंप्लीट आइसोलेशन, ना ब्लाइंड अलाइनमेंट। इंडिया को सिलेक्टिव एंगेजमेंट करना होगा, जहां उसकी वैल्यूज और इंटरेस्ट अलाइन करते हों। बात करते हैं लॉन्ग टर्म विजन की। ग्लोबल साउथ लीडर, इंडिया को चाहिए कि वो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के डेवलपिंग नेशंस के लिए एक थॉट लीडर बन के उभरे। क्लाइमेट जस्टिस, ट्रेड इक्वालिटी, डिजिटल राइट्स जैसे ग्लोबल इश्यूज पर अपनी आवाज़ बुलंद करें। लॉन्ग टर्म विजन में सेकंड पॉइंट है मल्टीपोलर वर्ल्ड चैंपियन। चाइना और यूएस के बीच एक बैलेंस पावर बनकर इंडिया ग्लोबल स्टेज पर पीस ब्रोकर, टेक्नोलॉजी हब और कल्चरल एम्बेसडर बन सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब इंटरनल हार्मनी और एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी दोनों साथ हों। और अब सबसे ज़रूरी बात, इंडिया एक ग्रेट सिविलाइजेशन है जिसमें 5000 साल की हिस्ट्री, फिलॉसफीज, साइंस और डाइवर्सिटी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर लीडरशिप की अप्रोच यही रही, ऑप्टिक्स ओवर आउटकम्स, पॉलिटिक्स ओवर पॉलिसी, तो इंटरनेशनल आइसोलेशन तय है। चेंज चाहिए, और वो चेंज सिर्फ लीडरशिप से नहीं, आवाम से भी आना चाहिए, क्योंकि आखिर में फॉरेन पॉलिसी भी डोमेस्टिक वैल्यूज़ का एक्सटेंशन होती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना ओपिनियन भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। क्या इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को वापस ट्रैक पर ला सकता है या नहीं? अल्लाह हाफिज़।